से हमें जावा स्टार्ट करना है। अपने एंड से भी रखते चीज़ें। सो लेट्स स्टार्ट। आज पहला लेक्चर लेंगे। कल हालांकि थोड़ा डिस्कस जनरल चीज़ें किए थे, बट एक्चुअली वी आर स्टार्टिंग विद जावा। जावा का फर्स्ट लेक्चर, जावा फर्स्ट लेक्चर हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम जावा का थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, और जो इनिशियली जो फर्स्ट लेक्चर होता है उसका हिस्ट्री, जावा क्यों लाया गया, पहले क्या चीज़ें चलती थी, ऑल दैट थिंग्स स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ स्टडी करेंगे। तो मैं मेजर मेजर पॉइंट्स बताता हूँ कि जावा में हमें जो जो आगे जाके स्टडी करना है, और अपना प्राइम फोकस ये होगा कि हमें इंटरव्यू क्लियर करते आना चाहिए। ठीक है, दैट इज़ मेन मोटो ये होता है। इंटरव्यू में जो भी चीज़ें पूछे जाते हैं, सिचुएशनल क्वेश्चन हो या जो कंडीशनल क्वेश्चन हो, उसके बारे में हमें प्रॉपरली आना चाहिए। मतलब कुछ भी चीज़ें पूछा जाए तो वी आर फोकसिंग ऑन वाई, उस कॉन्सेप्ट को लाया क्यों गया, उस पर ज़्यादा फोकस करना। तो हम थोड़ा सा शुरुआत जो करेंगे आज, दैट इज़ बेस्ड ऑन पहले वाई जावा पे फोकस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री हालांकि आपको मिल जाती है गूगल पे, बट पता होना चाहिए वाई जावा। मतलब इससे पहले जो लैंग्वेज थी सी लैंग्वेज, उसके बावजूद भी हमें जावा क्यों चाहिए। इसके बाद भी सी प्लस प्लस आया था, बट स्टिल वी नीड अ जावा, और जावा आज तक चालू है, तो वो भी हम देखेंगे। देन शॉर्टली हिस्ट्री, किसने बनाया, कब बनाया, कौन से वर्जन हुए। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कोर फंडामेंटल्स। ठीक है, हालांकि आपको लैंग्वेजेस ऑलरेडी आती है, डेटा टाइप सबको पता है, राइट, वेरिएबल्स क्या होता है ये पता है, फ्लो कंट्रोल आपको पता है, जैसे फॉर लूप, फाइल लूप, टू वाइल्स। तो ये फिर भी हम जावा के अंदर कैसे किया जाता है, सिंटैक्टिकली ऑलमोस्ट सेम है, बट यूजिंग जावा कैसे करना है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो उसके बाद हमारा मेजर फोकस रहेगा, दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इस पर बहुत टाइम स्पेंड करना है, बिकॉज देर इज नो इंटरव्यू विदाउट दिस ओप्स कॉन्सेप्ट। ऐसा एक भी इंटरव्यू नहीं मिलेगा आपको जहां पे ओप्स पूछा ना जाओ। ठीक है, तो आज के डेट में कोई सिंपल क्वेश्चन आपको पूछेगा ही नहीं कि बताओ डेटा टाइप्स क्या होता है, एंड वेरिएबल क्या होता है, एंड फॉर लूप क्या होता है। इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, उसका करेंगे क्या हम लेके, ऑलरेडी ये सबको पता है। आप तो ये स्कूल में भी सिलेबस आ चुका है, तो आपको फॉर लूप का कोई प्रोग्राम नहीं पूछेगा, बट सिंटैक्टिकल पता होना चाहिए, जो लॉजिकल प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें काम आ जाते हैं। तो बट ये उप्स आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करता आना चाहिए, ओनली नॉट फॉर द सिंटैक्टिकली, उस कॉन्सेप्ट का पर्पस और उसे क्यों लाया गया है। सबसे पहले हम क्लास के बारे में स्टडी करेंगे, क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, क्लास और ऑब्जेक्ट के बाद फिर ये सबसे पहले इसे क्यों लाया गया ये समझ में आना चाहिए। अगर ये होते हुए भी फिर नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इनहेरिटेंस। अगर क्लास ऑब्जेक्ट से सारा काम हो रहा था तो फिर इनहेरिटेंस को क्यों लाया गया। अगर इनहेरिटेंस से सिंपल इनहेरिटेंस हो रहा है तो फिर इसके अलग अलग टाइप क्यों बनाए गए, क्या पर्पस था टाइप बनाने का। तो इनहेरिटेंस से भी अच्छा इसका एक एडवांटेज मिल गया। तो उसके बाद भी फिर एक कॉन्सेप्ट बनाया गया तुम्हारा एनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो अगर ये सब कुछ काम चल रहा था तो इसे क्यों बनाया गया। इसके होने के बाद भी तुम्हारा एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया गया। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की क्या नीड है, सिंपल क्लास से तुम्हारा काम हो रहा है, इनहेरिटेंस भी तुमने बना लिया, तो फिर इन चीज़ों की क्या नीड है। उसके बाद कौन से बनाया गया है तुम्हारा पॉलीमॉर्फिज्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म्स बच्चे पढ़ लेते हैं, बट उन्होंने पूछा कि अगर मैंने पूछता हूँ कि वाई वी नीड अ पॉलीमॉर्फिज्म्स और हाउ टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म्स, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम प्रिपेयर करते हैं व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म का ही आंसर आता है, बट इसे अचीव कैसे किया जाता है। देयर आर टू वे होते हैं, एक ओवरलोडिंग होता है एंड एक ओवर राइडिंग होता है। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, ओवरराइडिंग की क्या नीड है, ऐसा कौन से सिचुएशन में तुम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे, इसका आंसर बहुत कम लोग दे पाते हैं। उन्हें सबको प्रोग्राम जरूर आता है, उन्हें अगर मैं बोलेगा कि इनहेरिटेंस का इम्प्लीमेंट करके लिखो तो पूरा का पूरा कोड लिखेंगे, दैट इज 100% करेक्ट, बट इसे क्यों लाया गया है। अगर मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ कि एज्यूम करो कि मेरी क्लाइंट की ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट है, इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है जो सुटेबल होगा, तो हमें इस तरीके से स्टडी करना है। इसे प्रैक्टिकली तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे ही, सिंटैक्स भी हम प्रॉपरली समझेंगे, बट सिचुएशनल अगर मैं कुछ भी पूछ रहा हूँ तो यू शुड नो कि लाइक वेयर टू यूज विच काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट।
क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शंस, और उसके बाद एक आता है इंटरफेस। ठीक है, ये चीज़ें प्रॉपरली प्रैक्टिकली और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स और टाइम स्पेंड करना, सबसे मेजर अंडरस्टैंडिंग इसकी ही होनी चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू तुम्हारा यहाँ से ही स्टार्ट होता है। देर आर 3 लेवल्स ऑफ इंटरव्यूज। पहले कोर जावा के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, कोर जावा अच्छे से हम दे रहे हो तो फिर लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं, एंड लॉजिकल क्वेश्चन 90% जो तुम्हारे पूछे जाते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रिंग चैप्टर एंड द एरे चैप्टर्स। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिसके अंदर स्ट्रिंग और एरे का कॉम्बिनेशन होता है। सिंगल वेरिएबल पे जो लॉजिक लिखना होता है वो नहीं पूछते ज़्यादा। ठीक है, वो आसान हो जाता है। जहाँ पे ग्रुप है, जहाँ पे कॉम्बिनेशन है, जैसे स्ट्रिंग में बहुत सारे कैरेक्टर आ जाते हैं, एरे में ग्रुप ऑफ डेटा तुम स्टोर कर पा रहे हो, ऐसे डेटा पे काम करने के लिए लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम स्ट्रिंग चढ़ेंगे, स्ट्रिंग के सारे लॉजिकल प्रोग्राम्स, टाइप ऑफ जो भी फंक्शंस है, फिर एरे को हम स्टडी करेंगे। एरे स्ट्रिंग होने के बाद विल फोकस ऑन एक्सेप्शन हैंडलिंग्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा का प्रोग्राम लिखना ही नहीं होता आगे जाके, वो भी बताऊंगा उसका इंपॉर्टेंस और सारे टाइप्स क्या क्या होते हैं, ऑल दैट थिंग्स। और इसमें जावा के अंदर कीवर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। धीरे धीरे हम सब कुछ कीवर्ड पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। कुछ कीवर्ड इतने पावरफुल है तो पूरा का पूरा जावा का गेम चेंज कर सकते हैं। दैट इज अ फाइनल एक होता है एंड स्टैटिक होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंस। ठीक है, इन 2 कीवर्ड को जो समझ पाया वो पूरा जावा को हिला के रख सकता है। मतलब इनको मैं कहता हूँ कि ये जो है हमारा, ये राष्ट्रपति है और ये प्रधानमंत्री है। ठीक है, मैं पॉलिटिकल में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता हूँ तो इसीलिए मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ। आपका इंटरेस्ट है नहीं, पता नहीं, पर है क्या थोड़ा पर इंटरेस्ट है ना? नहीं रखना चाहिए, बट एग्जाम्पल समझ में आ जाते थोड़ा सा। एटलीस्ट साइकिल तो पता होना चाहिए। सबसे टॉप पे कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, लाइक दिस। ठीक है, और हम जो कोडिंग सीखते हैं हम नगर सेवक के लिए सीखते हैं। नगर सेवक थोड़ी बनना है, हमें डायरेक्ट राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनना है। तो वहाँ पे सोचोगे तो एटलीस्ट खासदार या आमदार तो भी बनेंगे। तो इस तरीके से हम थोड़ा फैलते हैं। सो सारे कीवर्ड्स हम स्टडी करेंगे। फाइनल कीवर्ड है, स्टैटिक कीवर्ड है। उसके बाद क्या होता है, दिस कीवर्ड्स है, सुपर कीवर्ड्स है, ये पूछे जाते हैं और बच्चों को बताने होता है कि एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, पहले ही प्रोग्राम में आपको काफी सारे कीवर्ड्स नजर आ जाएंगे, बट लगे एक्सप्लेन करना स्टार्ट नहीं करना है, थोड़ा एज्यूम करके रखना कि ठीक है ये चीजें है, इसको हमें स्टडी करना है। ठीक है, ओके, तो कीवर्ड स्टडी करेंगे। फिर हम एक्सेस मॉडिफायर स्टडी करेंगे। एक्सेस मॉडिफायर के बारे में पता है, पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है। ठीक है, यहाँ पे एक डिफॉल्ट भी होता है और डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट अगर हम कुछ नहीं रखते तो हमें लगता है वो पब्लिक है, पर वो पब्लिक नहीं होता, वो डिफॉल्ट होता है। ठीक है, तो जावा में कुछ एक्सेस मॉडिफायर है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये सब होने के बाद हम धीरे धीरे आगे चले जाते हैं। फिर हमें यहाँ पे थ्रेड का कॉन्सेप्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जावा के अंदर थ्रेड आना ही चाहिए और इसके अंदर बहुत कम लोग आंसर दे पाते हैं थ्रेड के अंदर। तो हम प्रॉपरली सब कुछ थ्रेड के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो भी चीज़ें होती है, स्ट्रिंग, एरे, एक्सेप्शन हैंडलिंग, थ्रेड हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, तुम्हारे सब प्रोग्राम हमें करने और सब कोर फाउंडेशन होने की बाद इसके आगे भी हमें जाना है, दैट इज अ कलेक्शन फ्रेमवर्क। ठीक है, और इस पे भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं। जिसको डेटा स्ट्रक्चर डिफिकल्ट जाता है, ठीक है, हालांकि तुम डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++ करते मोस्टली, बट यूजिंग जावा भी कर सकते हो। उसके लिए आप लोग एटलीस्ट कलेक्शन फ्रेमवर्क आना चाहिए इनिशियल्स। ठीक है, बाद में फिर आपको डीपली स्टडी कर सकते हो, क्योंकि रेडीमेड क्लासेस और सब कुछ चीज़ें दे देता है जो कि डेटा स्ट्रक्चर में हमको। तुमने डेटा स्ट्रक्चर हुआ है तुम्हारा? ठीक है, तो उस पर काम करो, इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, आज का सबसे बड़ा बैड न्यूज है, डेटा स्ट्रक्चर पे सबसे ज़्यादा हायरिंग कहाँ पे होती थी पता है? अमेजॉन में। और आज का ही न्यूज़ है, अमेजॉन ने 30,000 एम्प्लॉय को निकाला है। ठीक है, इमेजिन करो कि कहाँ पे फिट होते हो। सो मल्टी स्किल होना चाहिए। ये इनको इसलिए निकाला है कि बिकॉज दे आर नॉट अपडेटिंग देयर सेल्व्स। ठीक है, आज का ट्रेंड के हिसाब से आप अपडेशन नहीं कर रहे हो, कुछ ऑटोमेशन नहीं कर रहे हो, आप किसी AI के रिलेटेड थोड़ा अपडेट नहीं रह रहे हो, तो यू विल गेट रिप्लेस्ड इजीली। ठीक है, तो हमेशा अपडेटेड रहना है। वो भी हम चीज़ें स्टडी करेंगे कि हम AI के रिलेटेड कैसे हेल्प ले सके, और जो चीज़ें हमें प्रोग्राम करने के लिए सपोज आधा घंटा लग रहा है तो उससे 5 मिनट में कैसे पूरा करें। ठीक है,
बट उसके लिए आपको प्योर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कॉन्सेप्ट का, और उससे हम थोड़ा हेल्प लेके कैसे आसान कर सकते हैं उसके बारे में हमें फोकस करना। तो वो भी कुछ टेक्निक में बता दूंगा, ठीक है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क स्टडी करेंगे तो हमारा मेजरली सब फोकस होगा ना वो कोर जावा पे होगा, और मैं काफ़ी सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस बताते जाऊँगा। इवन दो मेरे भी काफ़ी सारे इंटरव्यू दिए हैं और वहाँ पे मुझे भी क्वेश्चन पूछे गए, वो क्वेश्चन भी है मेरे पास, तो वो भी मैं बताऊँगा कि ये क्वेश्चन मुझे पूछा था, तो उसे भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रॉपर्ली स्टडी करना है, 25-30 लेक्चर में हमें प्रॉपर्ली सब कुछ इंप्लीमेंट कर लेना है। तो कोई भी अगर मैं सिचुएशन देता हूँ तो आपको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करता आना चाहिए, और यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ऐसा सिचुएशन है तो हम इससे इसे सॉल्व कर सकते हैं, इससे सॉल्व किया तो क्या प्रॉब्लम होगा और इससे सॉल्व किया तो क्या नहीं होगा, ठीक है। देयर इज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हमें 10 लोग हैं, हमें पिकनिक पे चले जाना है, या 50 लोग हैं, तो आपके पास ऑप्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये देता है कि 50 लोगों को आपको पिकनिक पे लेके जाना है, ठीक है। तो आप 25 बाइक ला सकते हो, या 10 कार ले सकते हो, या एक बस ले सकते हो। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा इसमें से, ठीक है। ये आप कितना आसानी से समझ पाते हो, ये प्रोग्राम बच्चे नहीं समझ पाते। वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर उन्हें सब पता होता है, क्लास ऑब्जेक्ट पता होता है, इनहेरिटेंस पता है, पॉलीमॉर्फिज्म पता है, एनकैप्सुलेशन पता है। यही है वो बस, कार, ट्रेन और टू व्हीलर। वो बच्चे सिर्फ आउटपुट पे फोकस करते हैं कि इससे भी आउटपुट आ रहा है तो खत्म, ये नहीं चलेगा, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। प्रोग्राम हर एक को करने आता है, प्रोग्राम आपको मिल भी जाता है, बट पर्पज एंड द वाई, दिस इज सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लेक्चर में यही होगा कि वाई हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो फिर अभी थोड़ा सा आइडिया आ गया, अभी काफी सारे इसके अंदर और भी कुछ टॉपिक्स हैं, हम धीरे धीरे सब कुछ प्रॉपरली कवर करेंगे तो वो हो जाएगा। तो आज शुरुआत करते हैं जावा के साथ, ठीक है। ऐसा लग रहा है भाषण भीषण दे रहा हूँ, बट इट इज़ माई स्टाइल ऑफ टीचिंग, ठीक है, समथिंग अलग है। और बीच में मैं काफ़ी इंग्लिश बोल देता हूँ कि मुझे हैबिट है, तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको इंटरव्यू एट द एंड इंग्लिश में ही देना है, ठीक है। आप वहाँ पे अगर बोलोगे मैं मराठीत बोलूँ का क्यों, मैं हिंदी में बोल सकता हूँ क्या, वो डायरेक्ट बोलेंगे तिकड़े दरवाजा दिसतोय का, ठीक है। तो सेम काइंड ऑफ होता है। तो इंग्लिश की हैबिट रखो, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हियर सम टेक्निकल कीवर्ड्स दैट ओनली ब्रिंग इन टू योर हाईलाइट, आपको वो कर पाएगा। तो इंग्लिश की भी आदत होना चाहिए। तो अभी एक नया वर्ड आया, इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश, तो बट विल ट्राई टू फोकस मोरली ऑन हिंदी। ॲक्च्युली तसं मी मराठी खूप बोलतो, मराठीचे माणूस त्याच्यामुळे पण प्रॉब्लेम नहीं है। तो कुछ बच्चे उन्हें हिंदी समझ में आती है ज़्यादा। तो कुछ क्वेश्चन है, ये स्क्रीन नहीं चालू है, क्या पूछ रहे हो तुम, सर कोर जावा बिगिनर लेवल पे पढ़ाइए। हाँ, बिगिनर लेवल पे ही हम पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि एडवांस लेवल पर हम बाद में पढ़ने वाला, शुरुआत से ही स्टडी करना। हिस्ट्री कौन बताता है एडवांस में, ठीक है, बट हम हिस्ट्री से स्टडी कर रहे हैं। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं जावा के साथ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये होता है कि हम जावा क्यों स्टडी कर रहे हैं, वाई जावा, ठीक है, इसे समझ लेना। अभी तक तुम प्रोग्रामिंग एक सी लैंग्वेज स्टडी कर चुके, तो सी लैंग्वेज कौन से टाइप का है, कौन सा है, प्रोसीजर ओरिएंटेड है या समथिंग, कुछ पढ़ा होगा ना। तो सी लैंग्वेज आपने स्टडी किया, तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्या नजर आ रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद सी लैंग्वेज। हमेशा ना प्रॉब्लम ढूंढा करो, हम सॉल्यूशन ढूंढते रहते, बट सी लैंग्वेज से अगर सारा काम हो रहा होता तो नेक्स्ट लैंग्वेज कभी C++ बनता ही नहीं। अगर C++ से सारा काम बन रहा है तो जावा कभी बनता ही नहीं, ठीक है। कि फ्लो हमेशा रखो कि कुछ भी चीजें अगर लाया गया है इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग और इन द रियल वर्ल्ड, देयर इज ए रीजन, देयर इज ए नीड, एंड एग्जिस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम थे, ऐसे ही कंपेयर करके आप याद रख सकते हो। नहीं तो सिर्फ वो सिलेबस बनाने के लिए या बुक बेचने के लिए उन्होंने कुछ लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो साइंटिस्ट लोग पूरे लाइफ देते 20-25 साल, तो कुछ तो पर्पज होता है हर एक के पीछे, ठीक है, इसीलिए वो लैंग्वेज बनाया जाता है। सी लैंग्वेज में आप क्या कर पा रहे थे, बेसिक प्रोग्रामिंग आप कर पा रहे थे, जो कि फंडामेंटल्स होता है कि डेटा टाइप्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्क्रीन पे डेटा कैसे प्रिंट करना है, कुछ लॉजिकल प्रोग्राम कैसे लिखना है, जो फाउंडेशन होता है, जैसे हम नॉर्मली अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो जैसे ABCD का जो फाउंडेशन होता है या ग्रामर का, वो आप यहाँ पे सीखते हो। बट इसमें आपको क्या प्रॉब्लम नजर आया, व्हाट्स अ प्रॉब्लम विद सी लैंग्वेज, कुछ तो स्टडी किया होगा, क्या ओरिएंटेड, ये प्रोसीजर ओरिएंटेड है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीजर ओरिएंटेड, प्रोसीजर ओरिएंटेड है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है,
मेरे क्वेश्चन बहुत अजीब होते हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इंटरव्यू देता हूँ तो बच्चे पूरा कोर्स करके आते हैं और पूछते कि सर ये क्या पूछ रहे हो आप, ठीक है, तो वही पूछ रहा हूँ जो काम आता है, ठीक है। सो प्रोसीजर ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि तुम्हें सारा का सारा कोड एक फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, और इसी फाइल में सारा कोड लिखना है। लाइन नंबर 1 से कोड स्टार्ट करोगे, कहाँ से 1000 लाइन का भी कोड लिख रहे हो तो कहाँ पे लिखना है तुम्हें, एक ही फाइल में, ठीक है। तो चाहे जो भी लॉजिकल प्रोग्रामिंग लिख रहे हो, आप नंबर ऑफ बाद में से फंक्शन भी क्रिएट कर रहे हो, तो सारा कोड लिख कहाँ पे रहे हो, एक ही फाइल में लिख रहे हो। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द सी लैंग्वेज। अब एज्यूम करो कि अपना एक ही क्लासरूम है और इस क्लासरूम में विकास सर भी पढ़ा रहे हैं, जय सर भी पढ़ा रहे हैं और मैं भी पढ़ा रहा हूँ, और कुछ मैडम है, मेडिकल के भी क्लासेस होते हैं, मेडिकल भी क्लासेस चल रहा है। कैसा फील होगा आपको, है ना। कोई भी किसी भी पढ़ा रहा है, 4 सर एक ही क्लासरूम में बैठ के पढ़ा रहे हैं, उनका सिलेबस अलग, अपना सिलेबस अलग, उनका सब्जेक्ट अलग, अपना सब्जेक्ट अलग। जो मिक्सअप होता है वो कहाँ पे होता है, द प्रोसीजर ओरिएंटेड। अगर यही आगे जाके चलता, इमेजिन करो आप कोई कंपनी में चले जाते हो और कंपनी में आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, अगर प्रोसीजर ओरिएंटेड है, आपको 5 लोगों को मैं प्रोजेक्ट का काम कैसे दूंगा, तुम क्या बोलेंगे, मैं हेडर फाइल लीते, तू वेरिएबल टाइप कर, तू फंक्शन ली, ऐसा होना है ना। कुछ तो मॉड्युलरिटी चाहिए था, तो इसमें है क्या, वो नहीं है। सेकेंड चीज ये है, आप अगर एक ही फाइल बना रहे हो तो मल्टीपल फंक्शंस वहां पे लिख रहे हो, और कोई भी फंक्शन किसी को भी कैसे भी एक्सेस कर पा रहा है, क्योंकि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। तो फंक्शन कॉल कर सकते हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन भी कॉल कर सकते हो। तो देयर इज प्रॉब्लम है कि नो मॉड्युलरिटी, नो सिक्योरिटी और एम्बिग्यूटी, कंफ्यूजन तो है ही, कोई भी किसी को एक्सेस कर पा रहा है, कैसे भी एक्सेस कर पा रहा है। तो दैट इज अ प्रॉब्लम है सी लैंग्वेज का, ठीक है। और समझ में आ रहा है, पहले हम प्रॉब्लम समझेंगे तो हमें सॉल्यूशन पता होना चाहिए कि ठीक है भाई ये प्रॉब्लम है, तो फिर इसे जावा कैसे सॉल्व कर सकता है, हमें वो देखना है। ये 2 प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। पहले तो प्रोसीजर ओरिएंटेड है, तो सारा कोड एक जगह पे लिख रहा है, तो सिक्योरिटी है ही नहीं, एम्बिग्यूटी है, कंफ्यूजन है, देयर इज नो मॉड्यूलर कोडिंग इन दैट थिंग्स, ठीक है। तो फिर अभी और एक इसमें हम प्रॉब्लम समझेंगे कि सी लैंग्वेज के साथ तुम क्या कर सकते हो। सिर्फ कंसोल बेस एप्लीकेशन बना सकते हो, और सारा कंसोल बेस तो तुम सिर्फ कंसोल बेस पे कितने सारे एप्लीकेशन चलते हैं आज के डेट में, बहुत रेयर एप्लीकेशन चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे GUI क्रिएट कर सकते हो क्या, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ला सकते हो, डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हो, तो दिस आर आल्सो ड्रॉबैक्स, ठीक है। तो सी लैंग्वेज एक सिस्टम लेवल लैंग्वेज है, हालांकि इट इज़ वेरी पावरफुल लैंग्वेज जो सिस्टम पे यूज़ करती है, आपके DLL लाइब्रेरी जनरेट करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के लिए, ऐसे बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ उसका एडवांटेज है, बट इतने सारे ड्रॉबैक्स भी है कि यहाँ पे हम कुछ UI नहीं बना सकते, प्रॉपर ओप्स कॉन्सेप्ट नहीं, डेटाबेस नहीं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसके बाद जो सुपर सेट ऑफ सी कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, CPP। तो CPP के अंदर उन्होंने सिर्फ एक प्रॉब्लम जो है उसे सॉल्व करने की कोशिश की है। ये हालांकि ये भी क्या बना, उन्होंने इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बना दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से क्या हुआ कि तुम जो चीज़ें एक ही जगह पे लिख रहे थे, उन्होंने क्या बना दिया, उसे क्लास बेस बना दिया। थोड़ा सा मॉड्युलरिटी आ गया, उसके रिलेटेड चीज़ें उसी पर्टिकुलर क्लास में, ठीक है। जैसे कि वो एक क्लासरूम है, ये एक क्लासरूम है, वो एक क्लासरूम है, तो मिक्सअप नहीं हो रही, थोड़ा सा मॉड्यूलर बन रहा है, बट हर एक चीज सेम रखी है उन्होंने, सेम एज अ C++, बट ओनली डिफरेंस इज दैट इन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उसे इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। बट फिर भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम यहाँ पे GUI नहीं बना सकते, यहाँ पे हम डेटाबेस नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, बट स्टिल देयर इज समथिंग मिसिंग। तो अभी इन दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वी नीड समथिंग जो सिक्योरिटी भी हो, मॉड्यूलर प्रोग्राम भी हो, जिसके अंदर हमें GUI भी मिले, डेटाबेस कनेक्टिविटी भी मिले। तो कौन सा लैंग्वेज है, जावा, ठीक है। जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो इसके बारे में सोचते रहते हैं कि हमें ऐसा एक कोई तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट चाहिए जिस पे हम काम कर सके, और तब जाके एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है जेम्स गॉसलिंग, ठीक है, गॉसलिंग, ठीक है, कनाडा के साइंटिस्ट है वो, बेसिकली अभी जिंदा है, बेसिक याद रखो, कनाडा। उन्होंने सन माइक्रो सिस्टम नाम की कंपनी है, माइक्रो सिस्टम्स,
इस कंपनी में वो जॉब करते थे, और जॉब करते करते इन 1991 में उन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा, और इस प्रॉब्लम को समझ से उन्होंने एक लैंग्वेज डेवलप करना स्टार्ट किया, जिसे इनिशियली ना सिल्क कहा जाता था, फिर बाद में उसे ओक कहा गया, और अभी उसे करंटली जावा कहा जाता है। इसके पीछे भी रीज़न है कि उसे क्यों जावा कहा गया और क्या कहा गया। तो जब ये लैंग्वेज बना रहे थे, उनका प्राइमरी फोकस ये था कि जैसे कि C++ ऑलरेडी लैंग्वेजेस थे, उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक भी थे, तो उन्होंने ये पर्पज़ नहीं रखा था कि उसके अंदर ओप्स लाया जाए या UI लाया जाए या डेटाबेस लाया जाए। उनका प्राइमरी फोकस ये था, जो C और C++ जो लैंग्वेज है ना, ये अगर किसी प्लेटफॉर्म पे हम बना देते हैं, जैसे मैंने विंडोज़ 7 पे बना दिया है या लिनक्स पे बना दिया है, तो ये विंडोज़ का सॉफ्टवेयर में मैक OS पे नहीं चला सकता था, या मैं इसे लिनक्स में नहीं चला सकता था। वो प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म पे बना है, उसी प्लेटफॉर्म पे हम क्या कर सकते थे, रन कर सकते थे। इससे प्रॉब्लम आता था कि काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ है, तुम्हारा मैक है, ठीक है, या तुम्हारा लिनक्स है, तो 3 बार वो प्रोग्राम लिखना पड़ता था, ठीक है। ये सबसे बड़ा उन्हें प्रॉब्लम लगा, ये नहीं कि मैं इसे UI ले आओ या डेटाबेस लाओ। तो उन्हें जो जावा डेवलप करने का जो मोटिवेशन मिला था कि उन्हें ऐसा एक कोड प्लेटफॉर्म क्रिएट करना था, उसे ओरा कहा जाता है। ओरा का फुल फॉर्म है कि राइट वंस, उनका मेन मोटो था जावा पीछे करने का, राइट वंस रन एनीवेयर, ठीक है। ये इनका मोटिव था कि एक बार कोड लिखो और यहाँ पे कभी कहाँ पे भी रन करना चाहते हो तो रन करो, ठीक है। ये इनका मेन मोटो था और इसी के पीछे वो लगे रहे, और 1991 में उन्हें डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, और 1995 में जावा का फर्स्ट वर्जन रिलीज किया उन्होंने। तो बिटवीन द 4 years ही नीड टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप ऑल द थिंग्स। आफ्टर दैट 1995 में फर्स्ट वर्जन ऑफ जावा यूज किया, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम जेम्स गॉसलिंग, सन माइक्रोसिस्टम्स में काम कर रहे थे, तभी उन्होंने ये चालू किया। 4 साल की मेहनत के बाद फर्स्ट वर्जन रिलीज किया था। प्राइमरी फोकस इज टू डेवलप सच अ कोड वेयर एक ही बार कोड लिखना है तो इसे रन एनीवेयर करना, तो उनका प्राइमरी फोकस समझ में आया। तो यही सबसे पॉपुलैरिटी आ गई है जावा के लिए कि आज तक इसे क्यों यूज़ किया जाता है, कि टेंशन ही नहीं है, एक बार कोड लिख लिया, कभी डिप्रिकेट नहीं होता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कभी भी यूज़ करो। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है ये भी हम समझेंगे जब हम प्रोग्राम वगैरह करेंगे, तो बट इनिशियली हिस्ट्री इज दिस, ठीक है। तो ये ओक नाम जो था, तो इनिशियली जब वो साइंटिस्ट डेवलप कर रहे थे तो क्या नाम देना है वो हम समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो ओक जैसे आपल्याकडे पिंपळाचं झाड असतं, तो उनके पास एक ट्री था जिसे अच्छा माना जाता था, तो उन्होंने वो नाम दे दिया था, ठीक है। उसके बाद जावा का नाम कैसे आया ये पता होगा आपको, क्योंकि वो जब लैंग्वेज बना रहे थे तो लैंग्वेज बनाते समय वो कॉफ़ी पीते थे, ठीक है, कॉफ़ी का कप्स। अब देख रहे हो ये कॉफ़ी का कप है और ये जो हॉट जो मिल रहा है वेपर्स, इस नाम से कॉफ़ी का ब्रांड है वो जावा का, मतलब तो उस नाम के ऊपर से उन्होंने क्या रखा था, उसका नाम जावा रखा है। तो आज तक वो नाम फेमस है एज इट इज है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे एप्पल का जो हाफ कटा हुआ, ठीक है, उनके जो पार्टनर ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने एप्पल आधा खा के रखा था और वो लोगों के बारे में सोच रहे थे, तो उसके ऊपर नज़र पड़ी, उन्होंने ये नाम रख दिया। अमेजॉन का लोगो देखा आपने, ठीक है, उसमें क्या खासियत लगती है आपको, कभी देखा है, क्या स्पेशलिटी आपको लगती है? थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है कभी तो, क्या अलग क्या है इसके अंदर मुझे बताओ। इसका इमेज दिखाता हूं, ऑब्जर्व करो, कुछ तो लग रहा है, स्माइल है वो, A to Z पे फोकस करो, यहाँ पे A to Z सारी चीजें मिलती है, वो भी तुम स्माइल के साथ, ठीक है। सो बहुत मीनिंगफुल रहता हर एक लोगों के पीछे, ऐसे ही कुछ भी नहीं एरो बना दिया तो एरो भी Z O पे ने क्यों गया नहीं है, N पे क्यों नहीं गया, देयर इज अ रीजन व्हाई दैट, ठीक है। और एरो निकालने वाले के पीछे भी बड़ा सोच होता है, तो देयर इज समथिंग एवरीथिंग, हर एक लोगों के पीछे बहुत सारा पर्पज है, ये आपको बहुत सारी जगह पे मिल ही जाएगा, तो उसमें कोई इश्यू नहीं, ठीक है। और थोड़ा सा और ज़्यादा जानना है इनके बारे में तो मैं सुबह ही थोड़ा सा सर्च कर रहा था, तो ये है वो साइंटिस्ट स्टिल अलाइव, ठीक है।
तो जेम्स गॉस्लिंग जो है वो ऑथर है, कैनेडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट है, उन्होंने पीएचडी करके रखा है। इज हाईएस्ट नोन फॉर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो उनका फुल नाम है जेम्स ऑथर गॉस्लिंग, बॉर्न इन 1955। 55 45 प्लस 25 है ना, कितने हुए, 70 साल। तो 70 साल के हैं और अलाव है। उन्होंने इनिशियली काफ़ी काम किया है, माइक्रोसॉफ्ट में भी थे वो, गूगल में भी थे, अभी शायद रिटायर है, और वो अभी रोबोटिक्स और एआई लेवल पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, उनका फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, विजन इज टू मेड अ प्रोग्रामिंग सिंपल, पोर्टेबल एंड पावरफुल फॉर दिस। ठीक है, तो ये इनकी सारी हिस्ट्री है। तो काफ़ी सारे मिलेंगे। जावा सिंटैक्स है इंस्पायर बाय सी एंड सी प्लस प्लस, ठीक है, बट सिंपलर और सिंपलर। तो हर एक के ऊपर कुछ ना कुछ साइंटिस्ट है अच्छे, अभी भी हिट एंड फिट है, कुछ ना कुछ करेंगे। तो एआई के, रोबोटिक्स के लिए कुछ करना चाहिए, और नए नए लाइब्रेरीज, नए नए क्लास फाइल्स, बिल्ट इन क्लास फाइल वो ब्रिंग कर रहे हैं और हमें अपडेट देता जा रहा है। ठीक है, तो उनका बहुत हाथ है। तो इनिशियली ये जो जावा था वो सन माइक्रो सिस्टम के पास था, बट अभी वो कहा किन के पास है करंटली? नाउ जावा इज ओन बाय ओरेकल। ठीक है, अभी करंटली है ये ओरेकल के पास है जावा। ठीक है, यही रीज़न है जब ओरेकल के पास जावा आया ना, तो पहले जो गूगल में एंड्रॉयड जो डेवलपमेंट किया गया था, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन जावा लैंग्वेज। जब तक सन माइक्रो सिस्टम तक था, जावा को लगा कि ठीक है, छोटी कंपनी है और हम उसे हैंडल कर लेंगे। बट जैसे ही ओरेकल ने ये देखा कि एंड्रॉयड का सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म और फेमस ओएस है, जिसके बिलियंस ऑफ यूज़र है, वो जावा में बना है, तो इन्होंने इसे ओन कर लिया। बट गूगल बहुत स्मार्ट है, जैसे इन्होंने जावा को ओन कर दिया, उन्होंने एक नया लैंग्वेज निकाला, दैट इज कॉल्ड कॉटलिन, और एंड्रॉयड का ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने बना दिया कॉटलिन, क्योंकि उन्हें पता है कल जाके ये बोलेंगे हमारा लैंग्वेज तुम यूज़ कर रहे हो। ठीक है, हालांकि अभी तक बोला नहीं, क्योंकि इन्होंने ऑफिशियली बना दिया है कॉटलिन। तो ये वॉर चलते रहता है इंटरनली, हमें इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, बट कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। तो ठीक है, जेम्स गॉस्लिंग ने ये लैंग्वेज बनाया है 1991 में, और 1995 में द फर्स्ट वर्जन इज गेट रिलीज। इट इज शॉर्ट हिस्ट्री, थोड़ा सा याद रखो। ठीक है, तो अभी मेजरली कि अभी जावा हमें ऐसे क्या प्रोवाइड करता है, वाई जावा। ठीक है, सबसे पहला एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सिक्योर्ड है, ठीक है, मल्टी थ्रेडेड है, ठीक है, यूआई कनेक्शन हमें प्रोवाइड कर देता है। यूआई आप वेब भी कर सकते हो, ठीक है, आप डेस्कटॉप बेस भी कर सकते हो, ठीक है, आप एंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशन कर सकते हो, आप मोबाइल बेस एप्लीकेशन कर सकते हो, सब में डेटाबेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देता है। तो हर एक जगह से ये प्रॉपर फुलफिल है। अब ऐसा एक भी फील्ड बता दो जहां पे जावा नहीं यूज किया जाता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वर्ल्ड की मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज, ठीक है, वर्ल्ड मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज, इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज अगर कोई है तो दैट इज नथिंग बट योर जावा लैंग्वेज। ठीक है, तो बिलियंस ऑफ यूजर्स है, करोड़ों डेवलपर्स है जो जावा को प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि जावा को रिप्लेस करना इट इज इम्पॉसिबल है, और ये काफ़ी देर तक रहेगा और ये अपडेट करते रहे, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू जावा। तो जावा जिसे आ गया तो उसे कोई लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज पे फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं, जो भी चीज़ें करना चाहो। और ये मैं बहुत क्लियर कट कहता हूँ, जब मैं कंपनी में लगा था, उस कंपनी के सॉफ्टवेयर ना वीबी में बने थे, VB.NET एक करके लैंग्वेज होती है, और उन्होंने डेस्कटॉप बेस बनाया था, और उसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल थे, ओल्ड सॉफ्टवेयर था वो, और उसे इन्हें नए में कन्वर्ट करना था। जब मैं जॉब में लगा था एज अ जावा डेवलपर, तो उन्होंने बनाया था कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल है इसके, तो ये क्या ये कन्वर्ट हो पाएगा जावा। और मैंने भी ये सुना था कि जब मैं भी स्टडी करता था कि जावा से सब कुछ हो सकता है, तो मुझे एक्चुअल पता नहीं था होने वाला है, बट मैंने फ्लो में कह दिया था इंटरव्यू में कि सर हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन बहुत टाइम लगा हमें, बट हर एक चीज़, हर एक पॉसिबल सिचुएशन, हर एक सिचुएशन के लिए जावा के अंदर सॉल्यूशन है। और मैं 2 साल तक उस सॉफ्टवेयर पे काम करता रहा, कहीं पे भी मैं स्टक नहीं हुआ कि मुझे ऐसा फंक्शनैलिटी करना है तो जावा में कैसे करो। हर एक के लिए सॉल्यूशन, हर एक के लिए जार फाइल, हर एक के लिए बिल्ट इन क्लासेस, हर एक के लिए
फंक्शनैलिटी लॉजिकल कॉन्सेप्ट बनाया गया, ठीक है। आप कभी भी स्टक नहीं हो गए कि मुझे ऐसा कुछ करना था तो मैं क्या करूं। बाकी लैंग्वेज में हो सकता है कि एक लेवल पे जाके आप रुक जाओ कि अभी मैं क्या करूं, ठीक है। तो जावा में ये कभी प्रॉब्लम नहीं आती, कोई भी लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन, कोई भी सिचुएशन ये आराम से हैंडल कर लेता है, ठीक है। दैट इज दैट मच पावरफुल, इसीलिए हमें यहाँ पे जावा स्टडी करना चाहिए, ठीक है। तो जावा क्यों, अगर पूछा कि वाई यू आर वांट टू जावा डेवलपर्स, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है, कि जावा सबसे हाई लेवल रोबस्ट लैंग्वेज है, सिक्योर्ड है, मल्टी थ्रेडेड है, and we can do everything, like if you want to desktop based application, web based application, mobile based enterprise, आप वहाँ पे API बना सकते हो, सब कुछ तो कर सकते हो, और ऑल इन वन सॉल्यूशन है तुम्हारे पास। एंड मेजरली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अपार्ट फ्रॉम दिस, इट्स इन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये तो मेजर फीचर यही तो था हमारा मेन, कि इसके लिए तो हमने ये जावा बनाया गया, इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये है, जो उनका जो मोटो था ओरा, कि एक बार अगर तुमने एक प्लेटफॉर्म पे कोड लिख लिया तो वो प्लेटफॉर्म का कोड हर एक लैंग्वेज, मतलब हर एक टेक्नोलॉजी पर चल जाता है। तुमने अगर विंडो में कोड लिखा है तो ये कोड तुम्हारा मैकबुक पे भी चलेगा, ठीक है, लिनक्स में भी चलेगा, एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये कोड वर्क होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये हर एक प्लेटफॉर्म पे चल रहा है तो कैसे चल रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल दैट जावा कोड इज रन इन एवरी मशीन, ठीक है, उसको भी हम समझेंगे। तुम्हें एक चीज तो पता होगी अभी बेसिकली, कि कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, बाइनरी, ठीक है, ये पता है ना, पहले लेक्चर आपका यही होगा हुआ, दैट इज व्हाट 0 and 1, ठीक है। तो इसके पीछे कन्वर्जन कौन करता है, आस्की टेबल के बारे में पता है, क्या फुल फॉर्म है आस्की का, स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जैसे कैपिटल ए का क्या है 65, इसका कन्वर्जन कैसे होता है 65। अगर मैं कंप्यूटर पे ए प्रेस कर रहा हूं, ठीक है, तो कंप्यूटर को कैसे समझेगा कि ये ए है, इसका बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है, बट हाउ, क्या कॉम्बिनेशन से, विथ स्टाइल में कैसे होता है। अभी ये तो पता है 0-1 को क्या कहा जाता है, बीट, और एक कॉम्बिनेशन कंप्यूटर कैसे वर्क होता है, बाइट सिस्टम पे। और बाइट कब बनता है, कितने कॉम्बिनेशन के बाद, इसे 0-1 कितने होने चाहिए जिससे हम बाइट कहते हैं, 8, जब कॉम्बिनेशन ऑफ 8 का जो मिलता है, 4 को निब्बल कहा जाता है, ठीक है, वो जो मेमोरी के लिए हो जाता है। बट 8 बीट जब कंबाइन हो जाए उसे क्या कहा जाता है, 1 बाइट। और ये 1 बाइट के ऊपर ये आस्की टेबल बना है, ठीक है। अब आस्की टेबल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कीवर्ड कितने कीवर्ड्स हैं, नंबरिंग 1 से लेके 127 है, मतलब एक्चुअली कितने है 128 है, ठीक है, 0 से लेके। तो ये इतने क्यों है, उसके पीछे भी रीजन। चलो एक छोटा सा कन्वर्जन करके दिखाता हूँ, कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। ये बीट होता है 0-1, कंप्यूटर को 0-1 समझता है, दैट इज क्लियर, ठीक है। और इट इज वर्कड ऑन बाइट, बाइट कब बनता है, व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ 0, मतलब 7-8 कीवर्ड्स, अगर तुम्हारे 8 बीट्स एक साथ आ जाते, 0-1 तो ये क्या बन जाता है तुम्हारा बाइट, ठीक है। और ये सब कुछ जो वर्क होता है वो 2 पावर के साथ वर्क होता है, ठीक है। लेट मी क्रिएट वन सिंपल सिचुएशन। तो एज्यूम करो अपने पास 8 बीट है, दैट इज 0-0-1, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1। ये सब कुछ वर्क होता है 2 पावर, तो मैं 2 पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 पावर 1 2, 2 पावर 2 4, 8, 16, 32, 64, 128, ठीक है। ये समझ में आ रहा, तो 1 से लेके 1 2 4 समथिंग। अभी जब मैं कीवर्ड पे कैपिटल ए प्रेस कर रहा हूं, उसका कीवर्ड नंबर क्या है, डेसिमल 65। तो कंप्यूटर को 65 समझ में आएगा नहीं, उसे क्या समझ में आता है 0-1। तो इनमें से ऐसे 0 का मतलब क्या होता है ऑफ, 1 का मतलब ऑन। तो इसमें से मैं कौन से बीट ऑन रखूं जिससे मुझे 65 मिलेगा,
64 प्लस 1, कंप्यूटर में क्या जाता है बैकग्राउंड पे जब ए प्रेस करते हो, ये क्या हो जाता है, ये और ये 1 हो गया, तो ए के पीछे क्या बना, ये कॉम्बिनेशन। अगर मैं स्मॉल ए प्रेस करता हूं तो उसका कॉम्बिनेशन क्या है, 97। तो इसमें से कौन से बिट 1 रहेगा जिससे मुझे 97 मिलेगा, बता सकते हो? जब मैं, तो मुझे ये 1 रखना होगा, ठीक है, 0 0 0 0, इसे 1 रखना होगा, इसे 1 रखना होगा, इसे 0 रखना होगा, ठीक है। तो ये सारा कन्वर्जन होता है और ये हमें करना नहीं है, ठीक है। आपने ये सुना होगा हर एक प्रोग्रामिंग के पीछे कौन होता है, कंपाइलर, ठीक है। जावा के पास भी कंपाइलर भी है और इंटरप्रिटर भी, इसके बारे में भी हमें समझना है, बट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ रहा है। सो दिस इज हाउ द कन्वर्जन हैपन। और इसके पीछे और एक मैं चीज बता देता हूँ रीजन कि कंप्यूटर ऐसे ही वर्क कैसे करता है। तुम 1 GB का रिचार्ज मारते हो नेट, करेक्ट, कितना MB डेटा मिलता है आपको, हाँ 1 GB का मतलब 1000 MB होना चाहिए अगर देखा जाए तो, सही है, बट आपको मिलता कितना है, 1 GB इक्वल टू 1000 MB ये सिस्टम होना चाहिए, बट आपको डेटा कितना मिलता है, क्यों 24 MB एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो, हाउस वाली देना नहीं ना। बट अगर आपने देखा होगा अभी हमारा 120, इसका डबल क्या होगा 256, 256 का डबल क्या होगा 512, 512 का डबल क्या होगा, कंप्यूटर सिस्टम में बैठता ही नहीं है, ठीक है, वो इसीलिए तुम्हें 24 MB देता है, नहीं तो वो 1 MB भी एक्स्ट्रा ना दे आपको, ठीक है। देयर इज 8 बिट सिस्टम्स, ठीक है, उसको चैलेंज नहीं कर सकते, इसीलिए ये चीजें वर्क होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली आज मेजरली तुम्हें इस चीज पे फोकस करना है कि हमें जावा क्यों चाहिए, ठीक है। कोर प्रोसीजर ओरिएंटेड में जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक जावा लैंग्वेज चाहिए, तो हम जावा से इसे सॉल्व क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत सारे फीचर्स हैं, तो धीरे धीरे हमें वो भी समझ में आ रहा है। और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि वो हमें प्रैक्टिकली करके भी दिखा होगा। नॉर्मली जब तुम सी लैंग्वेज का कोड लिखते थे, जैसे यहाँ पे हैश इंक्लूड वगैरह करके रखा है, यहाँ पे वाइड मेन वगैरह लिखा, तुमने प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट्स और ये कोड, ठीक है। जब इसे तुम कंपाइल करते तो इसकी एक .exe फाइल बनती थी, और इस exe एग्जीक्यूटेबल फाइल वो प्लेटफॉर्म उसी प्लेटफॉर्म पे बनता है, बट जावा का ऐसा नहीं है। अब जावा को जब बनोगे तो उसकी .class फाइल बनेगी, और इस क्लास फाइल को कन्वर्ट किया जाता है बाइट कोड में, और बाइट कोड मतलब क्या है 010101, तो चाहे आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करो उसे समझता क्या है 010101, ठीक है। तो इसीलिए जो जावा है हर एक प्लेटफॉर्म पे वर्क होता है, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। बट जावा ऐसे डायरेक्टली वर्क नहीं होता, उसके पीछे उसका सपोर्टिंग टूल्स होता है, दैट इज कॉल्ड JVM, तो इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। बहुत सारे टर्म स्टडी करने हैं, हम कल JVM के बारे में स्टडी करेंगे, हम JD के बारे में समझेंगे, हम JRE क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में हमें समझना। और एक हम बता दूँ, आज 2 लाइन में बता देता हूँ, वो लिख लेना चाहे तो, कि जो जावा है 2 लाइन इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, इन जावा everything is क्लास बेस। जावा में आपको हेलो वर्ल्ड भी लिखना है तो पूरा का पूरा कहाँ पे लिखना होगा अपने क्लास बेस, ठीक है। सेकेंड, ओनली मेन क्लास विल गेट एग्जीक्यूट्स, ओनली मेन क्लास will get execute, ठीक है। और सिंपल क्लास आपके चाहे जितने भी बना सकते हो, बट आपका सिर्फ मेन क्लास ही एग्जीक्यूट होगा। तो आपको ये भी पता होगा कि मेन ही क्यों एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि वो कंपाइलर का एंट्री पॉइंट क्या है, तुम्हारा मेन है। तुम सी लैंग्वेज में भी वाइड मेन लिख रहे हो, C++ में भी वाइड मेन लिख रहे हो, तो जावा में भी ये होता है, तो वो हम प्रोग्राम वगैरह देखेंगे। बट प्राइमरी पर्पस आपका ये क्लियर होना चाहिए कि हमें जावा इसलिए स्टडी करना है कि बहुत सारे जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो हमें जावा प्रॉपर्ली सॉल्व करने देने वाला है, ठीक है। और जावा में सभी चीज़ें क्लास बेस बनाई गई है, तो वहाँ पे कंफ्यूजन होने का कोई रीज़न ही नहीं है, ठीक है।
पहला ही उन्हें मेन मोटो ये रखा है कि जो भी चीज़ें आप लिखना चाहते हो तो अलग अलग क्लास बना दो भाई, क्लास ही बना दो, ठीक है। तो कोई प्रोसीजर ओरिएंटेड का प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर किसी आर्ट्स के रिलेटेड कोड लिखना है तो इस क्लास में लिखो, कॉमर्स के रिलेटेड लिखना है तो इस क्लास में लिखो, साइंस में लिखना है तो इस क्लास में लिखो, ठीक है। कोई मिक्सअप नहीं है, तो एक मॉडुलरिटी आ जाती है। अगर मुझे जावा में प्रोजेक्ट करना है तो मैं सिंपली आपको क्या कर दूंगा, तुम बोल दोगे तुम आर्ट्स पे काम करो, तुम कॉमर्स पे करो, तुम साइंस पे करो, ठीक है, और सबका मर्ज होकर मेन क्लास में आएगा। तो इसे हम प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो आज आपको सिर्फ यहाँ भी फोकस करना है कि हम जावा इसलिए स्टडी करें बिकॉज देयर आर मेनी फीचर्स और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कट कर देता हूँ, जैसे जावा सभी क्लास बेस है, हम जावा में कोडिंग अगर सीखते हैं ना वो सिर्फ 10% भी बहुत हो जाए। हम जो कोड करते हैं, हम जावा के अंदर कोडिंग नहीं सीख रहे, हम उसे यूज कैसे करता ये सीख रहे हैं, ठीक है। इसके पीछे इतने सारे कोड होते हैं, इतने सारे बैकग्राउंड कोड है, लाखों क्लास फाइल्स है, हजारों लाखों इन लैक्स बिल्ट इन क्लास फाइल्स, सपोर्टिंग फाइल्स, ठीक है। मैं उसको दिखा भी सकता हूँ, हालांकि मैं ओपन करके रखा हूँ। और हमें इक्लिप्स आईडी यूज़ करना है, उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस वगैरह मैं सब बताऊंगा। 1 मिनट के मैं सिर्फ एक JRE फाइल बता देता हूँ। ये अब तक के मेरे सारे प्रोजेक्ट है, मेरे बैचेस है, क्लाइंट के बैच प्रोग्राम्स वगैरह सब कुछ है। मैं एक चीज़ मैं सिर्फ यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास ना एक कॉन्सेप्ट होता है, और उस कॉन्सेप्ट के लिए बिल्ट इन क्लास बहुत सारे होते हैं। मैं कुछ बिल्ट इन क्लासेस दिखाना चाहता हूँ। लेट्स मी शो यू समथिंग। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है साइड में। तो ये सपोर्टिंग फाइल्स है, दिखाई दे रहा है सपोर्टिंग फाइल्स। ये तो एक जार फाइल है, इसके अंदर तुम चले जाते हो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है इतने सारे पैकेजेस, और इस पैकेज के पीछे अंदर तुम चले जाओगे, ये दिखाई दे रहा है क्लासेस। तो ये हजारों क्लासेस है। ये एक मैं पैकेज अगर इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ तो इतने सारे जार फाइल के अंदर 100 ऑफ पैकेज के अंदर थाउजेंड्स ऑफ क्लास, और ऐसे तुम्हारे हजारों जार फाइल्स, ठीक है। तो इमेजिन करो कि जावा ऐसा लाइटली ले लेना है कि हम कुछ तो स्टडी कर रहे हैं, जावा भी एक ऑर्डिनरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा है, ठीक है, उसे तुम खत्म नहीं कर सकते हो, जैसे मैंने बोला था, ठीक है। इतना रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी है, हमें प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेना, जावा का पूरा यूज हमें करते आना चाहिए, ठीक है। तो हम एक एक लैंग्वेज धीरे धीरे सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे कि पहला प्रोग्राम कैसे किया जाता है, सेटअप कैसे किया जाता है। आज के लेक्चर में सिर्फ आपको उसका इम्पोर्टेंस समझना था कि हमें उसे क्यों स्टडी करना है। ये समझ में आया कि वाई वी नीड अ जावा, ठीक है। तो जावा के पास सब कुछ है जो आपको डेवलपमेंट के लिए चाहिए, ठीक है। फिर अभी हम कल ये देखने वाला है कि हाउ जावा वर्क। तो जावा को काम करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की नीड होगी, कौन सा सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करना है, कौन सा हमें आईडी इंस्टॉल करना है, उसका सेटअप कैसे किया जाता है। मैं दोनों तरीके से प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। सिर्फ एक किया कि नोटपैड पे कैसे प्रोग्राम किए जाते थे, और अभी जो रिसेंटली आईडी पे फिर कैसे प्रोग्राम हमें करने, ठीक है। सो दैट तुम्हें समझ में आ जाएगा। और हम ये भी देखेंगे कि पहला कोड कैसे लिखा जाता है, उसके अंदर हर एक चीज़ें हम स्टडी करेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसमें चीज़ें प्रिंट कैसे किया जाता है। और ये भी बता दूं कि इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें ना पता है ऑलरेडी, जैसे वेरिएबल के बारे में पता है, ठीक है, फ्लो कंट्रोल के बारे में पता है। तो वो सारे प्रोग्राम आप सिर्फ जावा बेस कैसे कर सकते हैं उसके बारे में फोकस करना, ठीक है। तो कल हम पहला प्रोग्राम करेंगे और फिर हम धीरे धीरे सारे चीज़ें एक एक इम्प्लीमेंट करेंगे। आज समझ में आया? ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? ठीक है। क्यों जावा स्टडी करना चाहिए, क्या पर्पज है जावा स्टडी करने का, व्हाट इज द पर्पज ऑफ जावा? किसने बनाया जावा को, कब बनाया? 1 में चालू किया था 1995 में। क्या पर्पस था उनका, मेन मोटो क्या था? एक शॉर्ट फॉर्म बताया था ना मैंने, ओरा, ठीक है। एक बार कोड लिखो तो हर एक प्लेटफॉर्म पे चले जाए। तो उन्हें ये मोटिवेशन कहाँ पे मिला, जो C++ में जो ड्रॉबैक थे, वहाँ पे प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज था, सिक्योरिटी इतनी प्रॉपरली नहीं थी, और वो प्लेटफॉर्म उसी प्लेटफॉर्म पे चलते थे। तो प्रॉब्लम को उन्होंने पकड़ा, उसे सॉल्यूशन स्टार्ट किया। तो 4 साल में उन्होंने काफ़ी काम किया और एक वर्जन रिलीज किया था, ठीक है। तो
ये चीज़ें। और जावा के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हर एक फील्ड में ये यूज़ होता है, चाहे तुम रोबोटिक्स में जाओ, एंटरप्राइज में जाओ, वेब में जाओ, मोबाइल में जाओ, कंसोल में जाओ, यहाँ पे हम डेटाबेस बना सकते हैं, यूआई बना सकते हैं। तो ऐसा क्या है जो हम जावा में नहीं कर सकते, वी कैन डू द एवरीथिंग। सो ऐसे लैंग्वेज पे हमें स्टडी करना चाहिए, ठीक है। और आज के डेट में सबसे ज़्यादा ओपनिंग भी है तो वो किस में है, जावा में है, ठीक है। ये एक सवाल बहुत दिमाग में घूमता है कि एआई टेक्नोलॉजी आ रही है तो कैसे करेंगे, ठीक है। बट एक चीज़ तुम समझ लो, जहाँ पे भी तुम एआई पे काम कर रहे हो, एआई पे कुछ भी देखो तुम, चाहे चैट जीपीटी देखो, तुम जेमिनी देखो, या तुम जो डेटा साइंस देखो, बिजनेस एनालिस्ट देखो, ठीक है, डेटा एनालिस्ट देखो, या मशीन लर्निंग देखो, या एआई देखो, ये सब कुछ कहाँ पे काम करते हैं, फ्रंट पे काम करता है, ठीक है। हमें सामने से वो दिखता है, हमें कुछ इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट आ रहा है। डेटा एनालिस्ट पूरा डैशबोर्ड बना दे रहा है, बिजनेस एनालिस्ट डैशबोर्ड बना दे रहा है, डेटा साइंस भी डेटा के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। पर ये डेटा जनरेट कहाँ पे होगा, तो आपको अगर डेटा ही सब कुछ है तो डेटा सिक्योर्ड भी होना चाहिए। और आज के डेट में डेटा सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड कौन रखता है, जावा रखता है, ठीक है। तो अगर आप जावा के अंदर स्ट्रांग बन गए, आप अगर जावा का बैकएंड पे काम करने आ गए, आपको अगर एपीआई क्रिएट करने आता है, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी आता है, उसके साथ मल्टी थ्रेडिंग और सब स्ट्रांगली सिक्योरिटी, आप प्रॉपर ओप्स के कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करके बैकएंड स्ट्रांग बना सकते हो। तो फ्रंट एंड को कोई भी टेक्नोलॉजी स्टडी करो ना, आप जावा स्प्रिंग बूट में एपीआई बना दो, डेटा एनालिटिक में उसके एपीआई कॉल करके डैशबोर्ड बना दो, तो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। आप ट्रेंडिंग में भी रहोगे और बैकएंड में भी आपको रहेगा। मैंने ऐसे ही डैशबोर्ड क्रिएट किए है, ठीक है, तो मैं वो भी चीज़ें बता दूंगा, हालांकि नॉट दैट मच डिफिकल्ट, आप कर सकते हो, ये ढूंढना पड़ेगा, मुझे जल्दी चीज़ें मिलती नहीं है, मेरा ही काम मुझे मिलता नहीं है, ठीक है। चलो, तो आप फ्रंट एंड में कुछ भी यूज कर सकते हो। जैसे अभी मेरा बेस्ट कॉम्बिनेशन में क्या करता हूँ, मैं बैक एंड जावा का रहता हूँ, फ्रंट एंड में एंड्रॉइड यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, या कभी कभी वेब यूज़ कर लेता हूँ, कभी डेटा साइंस यूज़ कर लेता हूँ, कभी डेटा एनालिटिक यूज़ कर लेता हूँ। क्योंकि अगर बैक एंड एक बार रेडी है तो फ्रंट एंड के लिए आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, किसी भी ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हो। बट इसके लिए सारे फंडामेंटल्स हमें स्टडी करने होंगे और काफ़ी सारे प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करेंगे। तो सिर्फ इंपॉर्टेंस आज बताना था, कल हिस्ट्री वगैरह थोड़ा समझ में आ गया, दैट्स नॉट, इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं, बट चीज़ें पता होने चाहिए, किसने बनाया, कब बनाया, किसके पास था, किसके पास है। तो जेम कॉस्टलिंग ने बनाया 1991 में, 95 में फर्स्ट रिलीज, सन माइक्रो सिस्टम के पास पहले था, अभी करंटली किसके पास है, ओरेकल वाले के पास है, ठीक है। बस, और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मेजरली चीज़ें वो प्राइमरी फोकस था, तो हमें इस सब चीज़ों की वजह से अभी स्टडी करना है। तो कल हम पहला प्रोग्राम करेंगे, फिर उसके अंदर JRE JDK मैंने डायग्राम वगैरह निकाल के रखे, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि JRE क्या होता है, JDK क्या होता है, और वो इंटरनली कैसे होता है, ठीक है। ये सब कुछ मैं अब डायग्राम ड्रॉ वगैरह कर सकते हो, JVM JRE JDK ये सब कुछ मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है। तो आप नोट भी कर लेना। थोड़ा इनिशियली एक स्टार्ट होने तक और पहले प्रोग्राम तक कनेक्ट होना जरूरी है। एक बार अगर तुम्हें ये समझ में आ गया कि कोड कैसे लिखना है, कैसे रन करना है और ये बैकग्राउंड में कैसे वर्क होता है, ठीक है, फिर उसी में हम प्रोग्राम करेंगे। और एक बार आप कंपेटेबल हो गए तो फिर आसान हो जाता है। पहले 1-2 लेक्चर थोड़ा सा माइंड बम्बार्डिंग होना चाहिए, जो ब्रेन को आदत होना चाहिए। एक बार समझ में आ गया तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आ जाएगा उसके पीछे। हालांकि हम कुछ नहीं करते, सब कुछ चीज़ें बनाया हुआ है, हमें सिर्फ उसे यूज़ करना, ठीक है। तो भी हमें लगता है कि हम कोडिंग सीख रहे हैं, हम कोडिंग तो सीख नहीं रहे, हम कैसे यूज़ करना ये सीख रहे हैं। जैसे अगर तुम ड्राइविंग सीख रहे हो तो गाड़ी तुमने नहीं बनाई, सिर्फ ड्राइविंग आप सीख रहे हो। जैसे कोडिंग लैंग्वेज ऑलरेडी बन चुका है, हमें उसका सिर्फ यूज़ करते आना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। और वो हम प्रॉपरली समझेंगे और बहुत सारे रियल टाइम एप्लीकेशन हम बनाने वाले हैं। एट इंटर्नशिप भी है, हमारा प्रोजेक्ट भी क्रिएट करना है। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के समय याद हो जाएगा कि हाँ ये ऐसे ऐसी सिचुएशन है तो इसमें ये यूज़ करना चाहिए, वो यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो धीरे धीरे ये सब कुछ स्टडी करेंगे, तो कल बाकी काम कर लेते कंटिन्यू, ठीक है। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, ऐसा तो कुछ ज़्यादा हमने लिया नहीं, बट अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंस। चलो बाकी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो, थैंक यू। कुछ पूछना है ऑनलाइन वालों को तो पूछ सकते हो।